हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को NCERT 1.2 के बारे में चर्चा हम करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में 11th क्लास के NCERT 1.2 के बारे में हम चर्चा किए हुए थे। उसमें 1.2 का पूरा क्वेश्चन हम लोग NCERT का सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम लोग NCERT 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ सेट्स के बारे में जानेंगे, सेट्स के टाइप के बारे में जानेंगे, यानी समुच्चय के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों का NCERT 1.2 में क्या है। तो NCERT 1.2 में आप लोगों का NCERT 1.2 में आप लोगों का सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको रिक्त समुच्चय के बारे में पूछा गया है। समुच्चय के प्रकार में एक रिक्त समुच्चय आता है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि रिक्त समुच्चय हम लोग कहते किसको हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से होंगे, ये सिलेक्ट करने के लिए, ये चुनने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि रिक्त समुच्चय कहते किसको हैं। तो रिक्त समुच्चय देखिए आता है सेट्स में, और सेट्स के टाइप में आता है। तो सेट्स के टाइप के बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। आइए थोड़ा सा आपसे बात करते हैं पहले कि सेट्स का टाइप क्या होता है। पहले हम इस पर बात करते हैं, ठीक ना। आइए ध्यान देंगे, पहले हम इस पर बात करेंगे कि सेट्स का टाइप क्या होता है। ध्यान देंगे इस पर। पहले हम सेट्स के टाइप पर बात करते हैं कुछ पहले। चलिए सेट्स का टाइप क्या है इसके बारे में समझिए। जैसे आपको हम बता दें कि सेट्स के टाइप में सबसे पहला टाइप मान लीजिए कि आपका हम रिक्त समुच्चय ही ले रहे हैं। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले रिक्त क्या ले रहे हैं, रिक्त समुच्चय। और ध्यान देंगे आपको ये समझना होगा कि रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी बोलते हैं, या इसको नल सेट कहते हैं, नल सेट, या इसको हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं। कौन सेट, वॉइड सेट, ठीक है, वॉइड सेट्स। तो रिक्त समुच्चय का मतलब वो होता है वैसा समुच्चय जिसके पास एक भी मेंबर नहीं हो, वैसा सेट्स जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, या वॉइड सेट, या हिंदी में कहिए तो रिक्त समुच्चय। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दें कि जैसे ए इज इक्वल टू आपका इस तरह से है, इस तरीके से है, पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई सेट नहीं है। तो ए एक रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को हम लोग डिनोट करते हैं क्या से, फाई से। फाई से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं रिक्त समुच्चय को, ठीक ना। अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह देंगे कि एक सेट बी है, एक्स साइडेड एक्स है, एक्स साइडेड एक्स है, संख्या 2 से भाज्य, संख्या 2 से भाज्य विषम संख्या है, या विषम प्राकृत है, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो क्या 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या होता है क्या, 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या होता है क्या, नहीं ना। तो इस तरीके से ये भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये भी एक रिक्त समुच्चय का क्या है, उदाहरण है। जैसे यहाँ पर लिख दिए एक्स साइडेड एक्स, एक्स साइडेड एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक्स साइडेड एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और साथ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो बताइए प्राकृत संख्या में आप जानते हैं कोई वैसा प्राकृत संख्या है जिसका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 होता है, कोई वैसा प्राकृत संख्या है
जिसमें x जिसका स्क्वायर करने के बाद में 5 आ जाए, कोई नहीं है। तो इसके चलते ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट। 1 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दूसरा बात करते हैं सेकंड में क्या बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में आपको बात कर रहे हैं जैसे एकल समुच्चय। क्या होता है, एकल समुच्चय एक होता है। सेकंड में आपसे बात कर ले रहे हैं एकल समुच्चय। पूरा अच्छा से जान लीजिए, उसके बाद होगा ना। एकल समुच्चय इसको बोलते हैं सिंगलेशन सेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगलेशन सेट बोलते हैं। सिंगलेशन बोलिए, या इसको हम लोग यूनिट सेट भी कहते हैं, या इसको सिंगलेट सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलेट सेट्स भी इसको हम लोग कहते हैं, जिसका एकल समुच्चय नाम है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, वैसा समुच्चय जिसके पास केवल और केवल एक एलिमेंट होता है। वैसा समुच्चय जिसके पास केवल और केवल एक एलिमेंट होता है, उसको हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, यानी कि जिसके पास एक मेंबर हो, सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर हो, एक मेंबर। देखिए ये एक सिंगलेशन सेट है। ये क्या है, सिंगलेशन सेट है। इसके पास कितने मेंबर हैं, इसके पास एक मेंबर। जैसे ए लिख दिए, जैसे यहाँ पर ए लिखे हैं, तो एक ये क्या है, एक सिंगलेशन सेट है। ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर से आप समझिए, एक सिंगलेशन सेट है। जैसे हम कह दिए एक्स सेडेट एक्स सम अभाज्य संख्या। क्या कह दिए, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कितना होता है, एक्स सेडेट एक्स सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होता है। 2 को क्या कहते हैं, जो 2 है उसको क्या बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या यानी कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए ये एकल समुच्चय का उदाहरण है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलेशन सेट या यूनिट सेट या सिंगलेट सेट हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक्स साइडेड एक्स हम बोल दिए 2 से छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी कि 2 से छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 2 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 1 होता है। तो 2 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितना होता है, 1। तो जिस सेट के पास एक मेंबर होगा उसको हम लोग एकल समुच्चय कहेंगे। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। तीसरा में आते हैं। तीसरा होता है युग्म समुच्चय। क्या होता है, युग्म समुच्चय। हम लोग युग्म समुच्चय किसको कहते हैं भाई, युग्म समुच्चय नाम है। युग्म समुच्चय हम किसको बोलेंगे, बताएंगे। युग्म समुच्चय हम किसको बोलेंगे, पेयर सेट किसको कहेंगे, वैसा सेट जिसके पास केवल और केवल, वैसा समुच्चय जिसके पास केवल और केवल 2 एलिमेंट होते हैं, केवल और केवल 2 सदस्य होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, युग्म समुच्चय कहते हैं। युग्म समुच्चय का मतलब जैसे ए और बी, देखिए इस सेट के पास केवल 2 मेंबर हैं, इसलिए ये युग्म समुच्चय है। समझ गए, इस सेट के पास केवल देखिए 2 मेंबर हैं, इस कारण से क्या है, इस कारण से ये क्या है, एक युग्म समुच्चय। इस सेट के पास में 2 मेंबर हैं, तो जिस सेट के पास में 2 मेंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म समुच्चय। जैसे टी लिख रहे हैं, ऐसा हम यहाँ लिख दिए कि एक्स साइडेड एक्स एक पूर्णांक है। एक्स साइडेड एक्स एक कौन चीज है, एक पूर्णांक है। ठीक ना, एक्स साइडेड एक्स एक पूर्णांक है। और यहाँ बता दिए हम कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 है। एक ऐसा पूर्णांक संख्या जिसको स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। तो जानते हैं ऐसे कितना पूर्णांक संख्या है, ऐसा कितना इंटीजर है, ऐसा 2 इंटीजर है। ऐसा कितना इंटीजर है, ऐसा 2 इंटीजर है। एक है 2 और एक है -2। -2 का स्क्वायर भी 4 आता है और +2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो ये भी आपका एक युग्म समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चौथा में आते हैं, ध्यान देंगे। चौथा में आते हैं। चौथा क्या है समझिएगा। चौथा जैसे मान लीजिए कि आपका एक परिमित समुच्चय आता है। कौन सी, परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? परिमित समुच्चय हम उसको बोलते हैं, परिमित समुच्चय उसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, फाइनाइट सेट जिसमें सीमित होते हैं, जिसमें सीमित होते हैं मेंबर। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सीमित होंगे। इसमें सदस्यों की संख्या क्या होता है? सीमित होता है, ठीक ना, जो फाइनाइट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा। उसको वो परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय के एलिमेंट को गिना भी जा सकता है, जो सीमित है उसको तो गिन सकते हैं ना। तो जिस सेट का मेंबर, जिस समुच्चय का सदस्य सीमित होंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ a = 1 है, 2 है, 3 है, 100 तक गया है। क्या है? 100 तक गया है। तो ये कौन सा सेट है? ये आपका एक परिमित समुच्चय है। ये आपका कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। 2 4 6 8 10, ये आपका मान लीजिए 500 तक गया है। ये क्या है? आपका परिमित समुच्चय। जो सीमित होंगे उसको हम परिमित समुच्चय कहेंगे, जो सीमित होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए बोल दिए, जैसे हम बोल दिए आपको यहाँ पर x डेट x, एक मिनट, x डेट x, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, x डेट x, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होता है, कितना होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होती है, जो कि सीमित होता है। एक ही रेखा में है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखा है? सिर्फ एक रेखा है, ठीक है। सिर्फ कितना है? एक रेखा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? वो सीमित है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक रेखा है और सीमित के दायरे में आएगा, इसलिए हम लोग इसको परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिए कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का संग्रह, तो हमारी पृथ्वी क्या है? सीमित है, और इस पर रहने वाले व्यक्ति भी क्या है? सीमित हैं। तो क्या होगा? पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का संग्रह। बहुत लोग बोलते हैं सर पृथ्वी पर तो बहुत आदमी रहते हैं, तो बहुत आदमी कम रहते हैं, ठीक है, आपका बात हम मान रहे हैं कि पृथ्वी पर बहुत आदमी रहते हैं, लेकिन क्या असीमित मात्रा में है? क्या अनंत व्यक्ति रहते हैं? क्या अनंत पीपल यहाँ पर रहते हैं? नहीं, सीमित मात्रा में लोग रहते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सीमित है, इस पर रहने वाला वस्तु भी क्या होगा? सीमित होगा, ठीक है। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि भारत के हिंदी बोलने वाले लोगों का संग्रह क्या है? भारत के हिंदी बोलने वाले लोगों का समुच्चय क्या है? परिमित कि अपरिमित? परिमित है, क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या सीमित है। भारत में इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या सीमित है। तो जिस सेट का मेंबर सीमित आपको नज़र आएगा उसको परिमित बोलना है, आज जिसका सीमित नज़र नहीं आएगा उसको अपरिमित करना है। उसको क्या कहना है? अपरिमित करना है। 5 नंबर में जैसे आपका अपरिमित आएगा, पूछिएगा अपरिमित। अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं? अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं हम लोग बताएंगे। अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं? यानी कि इनफाइनाइट सेट, जो सीमित नहीं होगा, जो सीमित नहीं होगा, ठीक है, जो सीमित नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे, ठीक है ना। जो सीमित नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। जैसे कह देंगे यहाँ पर 1 2 3, ये 1 2 3, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब जो किसके एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं? अपरिमित का, जिसका कोई सीमा नहीं है। 1 3 5 7, इस तरह से कहाँ गया मालूम नहीं है। ऐसे ऐसे जितने सेट होंगे वो सब के सब अपरिमित होंगे। 2 4 6, ऐसे ऐसे जितने सेट होंगे वो सब के सब क्या होंगे? अपरिमित होंगे, जिसका अंत नहीं है। या जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिए हम, ध्यान देंगे, जैसे आपसे बोल दिया हम कि x डेट x, ध्यान दीजिएगा, x डेट x, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा। एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखा होती है? एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा कितनी होती है बताएंगे? गुजरने वाली रेखा कितनी होती है?
एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा कितनी होती है? अनंत होती है। तो जो चीज़ अनंत है उसको क्या कहना है? अपरिमित कहना है। जो चीज़ अनंत है उसको क्या कहना है? अपरिमित कहना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है समान समुच्चय। क्या है? समान समुच्चय। समान समुच्चय किसको कहते हैं? समान समुच्चय हम किसको बोलेंगे? इक्वल सेट हम किसको कहते हैं बताएंगे? इक्वल सेट हम किसको बोलेंगे? समान समुच्चय इक्वल सेट से किसको कहेंगे हम लोग? जिसमें मेंबर समान हो, जिसमें ए का टोटल बी में रहे, बी का टोटल ए में रहे, उसको हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। जैसे कहीं भी आपको दिखाई देगा, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू आपको दिखाई दिया इसमें भी 1 2 3, चाहे 2 3 1, कहीं कोई भी रह सकता है, या उल्टा कहीं कोई भी रह सकता है। 3 है, 1 है, 2 है। देखिए ए के पास कितना है? 3 है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। यानी ए का टोटल बी में है, बी का टोटल ए में है। ऐसा कहीं दिखाई देगा, यहाँ सीधे बोलना है यहाँ पर ए और बी समान समुच्चय है, इसको हम ए बराबर बी कहते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ ए बराबर बी है, यहाँ ए बराबर कौन सी है? बी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 हो गया, ध्यान देंगे यहाँ ए इक्वल टू 1 2 3 हो गया, और मान लीजिए कि बी इक्वल टू 2 3 4 हो गया। तो क्या ये इक्वल सेट हैं? क्या ये इक्वल सेट हैं? नहीं, ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ए का टोटल बी में कहाँ है? ए का टोटल बी में चाहिए, बी का टोटल ए में चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी है, ए और बी आर नॉट इक्वल सेट, ए और बी आर नॉट इक्वल सेट। ठीक ना, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट में ए का टोटल बी में होना चाहिए, बी का टोटल ए में आ जाना चाहिए। ठीक ना, अगर ए का टोटल बी में हो भी गया और बी का ए में नहीं हुआ तो इक्वल सेट नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। एक होता है समतुल्य समुच्चय। 7वां क्वेश्चन होता है समतुल्य समुच्चय। बात को समझिएगा, इसका नाम क्वेश्चन समतुल्य समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? समतुल्य समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे हम लोग? ए में सदस्यों की संख्या बी में सदस्यों की संख्या के बराबर है तो इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि ए के सदस्यों की संख्या बराबर बी के सदस्यों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक ना, दोनों में मेंबर एक समान चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, तो यहाँ ए इज इक्वल टू कहाँ है? 1 2 3 है अगर यहाँ पर, और बी इक्वल टू मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी सी है, तो ए के पास भी 3 मेंबर है, ए के पास भी 3 मेंबर है और बी के पास भी 3 मेंबर है, तो ए और बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट को हम ऐसे नोटेट करते हैं, ध्यान रखिए, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और यहाँ बी इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो देखिए ए के पास 3 मेंबर है और बी के पास 4 मेंबर है, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट होगा? ये नहीं, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, यहाँ लिख देंगे ए और बी समतुल्य नहीं है, ए और बी समतुल्य नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि ए के पास 3 है, बी के पास 4 है, बी के पास 4 है। तो इक्वल सेट में देखिए ए का टोटल बी में, बी का टोटल ए में रहेगा, तो इक्वल सेट में नंबर तो सेम रहेगा। तो जितना इक्वल सेट होता है सारा के सारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेकिन सारा इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो पाएगा। इक्वल में तो जाहिर सी बात है मेंबर इक्वल रहेंगे, तो मेंबर इक्वल रहेंगे तो हो जाएगा इक्विवेलेंट। लेकिन इक्विवेलेंट में मेंबर तो इक्वल रहेंगे, लेकिन अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो आपका इक्वल नहीं होंगे। इस तरह से इक्वल जो सेट हैं वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं जानकारी के साथ में आप लोगों को अब हम ले चलते हैं NCERT 1.2 में। NCERT 1.2 में क्या है ज़रा देखने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, आइए
निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो आप बताइए निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है जिसमें खाली होगा, जो पूरी तरह से खाली होगा? तो कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। कोई विषम संख्या 2 से भाज्य होता ही नहीं है, तो यह आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। आप आंसर में लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि 2 से भाज्य कोई विषम संख्या नहीं होता है। यहाँ कह रहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या में वो 2 आता है, ये खाली नहीं रहेगा, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। लिख देंगे नीचे में आप लोग, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या 2 होता है, इस कारण से ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। कह रहा है एक प्रकृत संख्या जो 5 से छोटा है और साथ ही साथ 7 से बड़ा है। आप एक ऐसा प्रकृत संख्या बताइए, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा नहीं हो पाएगा, और जब 7 से बड़ा बोलेंगे तो 5 से छोटा नहीं हो पाएगा, यानी इसके लिए कोई मेंबर नहीं आएगा। तो ये आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ये वाला रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि इसके अनुसार कोई प्रकृत संख्या नहीं है। किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखा तो ऐसा होता है, क्या समांतर रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब इसको बोलते हैं, जैसे ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये जो पॉइंट ए है, मान लीजिए ये जो पॉइंट ए है उभयनिष्ठ पॉइंट है, L1 पर भी है, L2 पर भी है। तो क्या ऐसा पॉइंट समांतर रेखा में दिखाई देगा? नहीं। यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि 2 समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? वाह, निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? ठीक है, तो कौन परिमित है कौन अपरिमित है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कराना है। तो आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या दिया गया है? परिमित उसको बोलते हैं जिसका सीमित होगा मेंबर, जिसमें सीमित मेंबर सीमित होता होगा। वर्ष के महीनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का संग्रह तो क्या होगा? परिमित होगा, सीमित होता है। इसमें देखिए सीमित नहीं है, इसमें सीमित नहीं है। ये आपका ये जो सेट है ये आपका परिमित होगा, इसको आप परिमित कहेंगे। इसका देखिए सीमित नहीं है, इसको आप अपरिमित कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको अपरिमित कहेंगे। इसका भी देखिए सीमित है, इसको आप परिमित कहेंगे। अभी तो मैंने बताया ये 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक 101, 102, 103 डॉट 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 बहुत सारा होगा, ये भी आपका अपरिमित कहलाएगा। जिसमें देखिए सीमित नहीं है वो अपरिमित है। 99 से छोटे अभाज्य संख्या, तो भैया 99 से छोटे अभाज्य संख्या 2 पर जाकर रुक जाता है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 99 से छोटे होगा तो परिमित होगा। ये क्या होगा? परिमित होगा, ये परिमित है। 99 से छोटे अभाज्य तो जाके 2 पर बंद हो जाता है ना। आइए नेक्स्ट, 2 से स्टार्ट होगा, 99 से छोटे बताना है। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये पूछा गया है। निम्नलिखित समुच्चयों में से बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, आइए बताते हैं कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखाई देगा, ठीक ना। आइए, इतना सारा क्वेश्चन है, कौन परिमित है कौन अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, भैया आप जानते हैं ना कि यही आपका एक्स अक्ष होता है, और एक्स अक्ष के समांतर रेखा कितना होता है? एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखा होता है। एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है? अनंत रेखा होता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा है वो क्या होगा? अपरिमित है। कुछ है, ये आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अनंत रेखा खींचा जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला सीमित होता है, जिसके चलते ये आपका परिमित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका परिमित कहलाएगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 बहुत सारा होगा, ये आपका अपरिमित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका अपरिमित हो जाएगा। ठीक ना।
पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, मैंने अभी बोला था पृथ्वी सीमित है तो जानवर भी सीमित होंगे, इसलिए ये भी आपका परिमित होगा। ये भी क्या होगा, ये भी आपका परिमित होगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए मूल बिंदु हो गया, मान लीजिए यहाँ से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ से देखिए हम अनंत वृत्त पास कर सकते हैं, मूल बिंदु से अनंत वृत्त हम पास कर सकते हैं, यानी ये भी अनंत है तो हम इसको भी कह सकते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं कौन सी होगा, ये भी सॉरी इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी आपका अपरिमित होगा, बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जहाँ असीमित की मामला आएगा वहाँ अपरिमित बोलना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों क्या है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में बताइए कि a = b है अथवा नहीं। निम्नलिखित में बताना है कि a = b है अथवा नहीं। ठीक है, इसमें बताना है कि a = b है कि नहीं है। तो a = b हम कब कहेंगे और किसको कहेंगे, पता है ना, आपको मालूम है ना, a = b हम किसको कहते हैं, जब a का टोटल b में हो, b का टोटल a में हो। तो देखिए तो a का टोटल मेंबर b में है, a का टोटल मेंबर b में a है तो a है, b है तो b है, c है तो c है, d है तो d है, यानी कि यहाँ पर a बराबर b है, यहाँ पर a बराबर b है। ठीक ना, यहाँ देखिए तो 4 तो 4 है, 8 तो 8 है, 12 तो 12 कहाँ है, देखिए ये वाला 12 है, इसमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर a ≠ b है, a ≠ क्या है, b है। इसमें 2 4 6 8 10 है, इसमें सम धन पूर्णांक बोला है जो 10 से छोटा हो। तो सम धन पूर्णांक 10 से छोटा क्या होता है, 2 4 6 8 10 से तो होता है, दोनों आपस में इक्वल आएगा। इसको भी कह सकते हैं आप हैं, यहाँ a बराबर b है, यहाँ भी a बराबर b है। कह रहा है x - x 10 का गुणज है, तो भैया 10 का गुणज क्या होता है, 10 20 30 40 50 ऐसे ना, हमें देखिए 10 15 आ गया, 10 के गुणज में 15 कहाँ आता है, तो इसका टोटल इसमें मैच कर सकता है, लेकिन इसका टोटल उसमें मैच नहीं करेगा। तो यहाँ आपको जवाब देना होगा यहाँ पर a ≠ b है, यानी कि a बराबर b नहीं है। तो समान समुच्चय तो अभी आपको पढ़ाए थे कि a का टोटल b में, b का टोटल a में होगा तो क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए, और सॉरी क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, क्या दोनों युग्म समुच्चय जो है समान है, ये समान है, समान तो यहाँ पर लग रहा है कि नहीं होंगे, ये वाला तो समान नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 3 दिया है, इसको हम तोड़ेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, x² प्लस में 3x प्लस में 2x = 6, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x = 3 और x + 3 और यहाँ भी x + 3, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुल मिला के एक आएगा x + 3 और एक आएगा x + 2 = 0। यहाँ से x का जो सोल्यूशन है -3 - 2 आएगा, यानी इस सेट के पास -3 है -2 है। तो देखिए तो यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर -2 3 है, -2 -3, यानी यहाँ पर a और b इक्वल नहीं होंगे। यहाँ a और b इक्वल, यहाँ हम बता देंगे कि a और b इक्वल नहीं है, a और b इक्वल नहीं है, यहाँ पर a ≠ b है, a ≠ b है। इस फ्लो में आते हैं, फ्लो और उल्फ है, तो फ्लो को जब हम तोड़ेंगे, यहाँ f लिखेंगे, पता है ना, लेटर वाले को कैसे तोड़ते हैं, एक ही लेटर का डबल यूज नहीं होता है, लेटर वाले कैसे तोड़ते हैं, एक ही लेटर का डबल यूज नहीं होता है, एक ही लेटर का डबल यूज नहीं होता है। तो इसको तोड़ेंगे जब हम, तो क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, फिर हम o लिखेंगे, l लिखेंगे, फिर वो तो नहीं लिखेंगे, w लिखेंगे। ठीक है ना, एक ही लेटर का डबल यूज नहीं होता है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर w लिखेंगे, o लिखेंगे, l लिखेंगे, f लिखेंगे। अब देखिए तो f आ गया, o आ गया, l है, अच्छा l है, और फिर w भी आ गया, यानी यहाँ इन दोनों को देखा जा रहा है तो a = b हमको मिल जाएगा। यहाँ पर a = b है। कारण सहित लिखना अगर है तो ऐसे लिखिएगा ऊपर वाला में, इसमें क्या लिखना होगा कि a और b समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि a का टोटल b में और b का टोटल a में नहीं है।
यहाँ लिखना है इसमें कि ए और बी समान समुच्चय हैं क्योंकि ए का सभी सदस्य बी में और बी का सभी सदस्य ए में हैं। कारण सहित आपको लिख देना है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन समान समुच्चय है, चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन कौन जो है समान समुच्चय है। तो समान समुच्चय भैया कौन कौन है बताइएगा। समान समुच्चय कौन कौन है। ए को देखा जाए अगर ए को तो 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12 यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ 14 है। 2 4 8 12 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 14 है। ए और सी इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर बी देख रहे हैं तो बी 1 2 3 4 है और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 है, यानी कि बी बराबर डी यहाँ पर है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमको बराबर चुनना है। यहाँ बी बराबर डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बी बराबर डी है। बी और डी आपस में क्या है, इक्वल है। एक है तो एक है, 2 3 4 मिल रहा है। और हम देख रहे हैं ई को देख रहे हैं, ई को और जी को देख रहे हैं, ई को जी को। तो ई और जी भी आपस में क्या है, इक्वल है। ई और जी भी आपस में क्या है, तो साथ में यहाँ पर लिखेंगे हम कि ई और जी भी आपस में क्या है, इक्वल है। ई इक्वल टू कौन सी है, जी है। तो आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। एनसीईआरटी, केसी सिन्हा सारे बुक का सोल्यूशन, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन हम अपने चैनल पर बारी बारी से करके हम डालते रहेंगे। ये आपका एनसीईआरटी 1.2 था और एनसीईआरटी 1.2 आप लोग का ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आज समाप्त हो गया। आज की क्लास के माध्यम से 1.2 आप लोग का पूरी तरह से ये समाप्त हो गया ये वाला एक्सरसाइज। अगले क्लास में 1.3 में आएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़ करके आप लाभ उठाते रहिए। आपको हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।